बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मीट्रिक स्पेसिस कर रहे हैं और इससे पहले लेक्चर तक जो है वो 11 एग्जांपल्स जो हैं मीट्रिक स्पेस की वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। शो दैट dp1p2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का मॉड प्लस y1 माइनस y2 का मॉड इज अ मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर। यानी अब ये इसके अंदर ये डी एक ऐसी मशीन है जो दो पॉइंट्स के ऊपर अमल करती है और आंसर क्या आता है x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 इज अ मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर। हमने साबित करना है कि डी जो है ये मीट्रिक की चारों के चारों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। वेयर P1 क्या है? P1 ये एक पॉइंट है x1 y1 और P2 x2 y2 दूसरा पॉइंट है जो कि 2 डायमेंशन में जो प्लेन के अंदर लाई करते हैं। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा चेंज होके आ जाए ऐसे डी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो ये इसका प्रूफ एग्जैक्टली वैसा ही हो जाता है जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 11 को डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। तो आइए अब इसको जो है साबित करते हैं कि डी जो है ये मीट्रिक की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। यहां पे डी को डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से, डी P1 P2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का मॉड प्लस y1 माइनस y2 का मॉड। राइट। पहली कंडीशन है जी कि हम साबित करेंगे कि डी P1 P2 इज नॉन नेगेटिव। इसका आंसर या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। अब ये देखें x1 माइनस x2 क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है दैट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ठीक हो गया, यानी ये मॉड का जवाब जो है ये माइनस में कभी भी नहीं आ सकता। अगर माइनस एक्स मॉड भी होगा तो उसका जवाब प्लस एक्स के बराबर ही आएगा, बराबर होते हैं ये। इसी तरह ये y1 माइनस 2 है, y1 माइनस y2 का मॉड जो है ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू है y1 माइनस y2 की, ये भी क्या होगी? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। नॉन नेगेटिव है, इज मॉड है इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव नहीं होगा। हम इसको कह देते हैं जी ये नंबर 1 है एंड दिस इज नंबर 2। अगर ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, यानी 0 से बड़ा है ये भी, तो दोनों को ऐड करेंगे, ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, दोनों को ऐड करेंगे तो इनका जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x1 माइनस x2 का मॉड प्लस y1 माइनस y2 का मॉड 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये x1 और x2 बराबर हुए तो ये 0 के बराबर आ जाएगा और ये भी 0 के बराबर, तो या तो ये 0 के बराबर आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो अगर ये पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ तो इनका सम पॉजिटिव आएगा, अगर ये 0 हुआ, ये 0 हुआ तो फिर इनका सम इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब x1 माइनस x2 का मॉड प्लस y1 माइनस y2 मॉड को हमने क्या कहा हुआ? ये किसके बराबर है? ये डी P1 P2 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी P1 P2 क्या होगा? दैट इज नॉन नेगेटिव। ठीक है जी, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन के अंदर हम साबित करते हैं इन सेकंड कंडीशन कि डी P1 P2 अगर 0 के बराबर है तो ये तभी मुमकिन होगा इफ एंड ओनली इफ अगर P1 P2 के बराबर हो। एज यूजुअल हम क्या करते हैं कि पहले हम इस चीज को सही मान लेंगे कि डी P1 P2 0 के बराबर है, तो मैं ये साबित कर दूंगा कि P1 P2 के बराबर है। इसका कन्वर्स क्या होगा? इन दोनों को सही मानूंगा, ये वाला रिजल्ट मैं प्रूफ कर दूंगा। तो फर्स्ट वी सपोज पहले मैं फर्ज कर लेता हूं कि डी P1 P2 0 के बराबर है। अब ये 0 के बराबर होने का मतलब डी P1 P2 0 के बराबर होने का मतलब ये 0 के बराबर आ गया, यानी x1 माइनस x2 का मॉड
प्लस y1 माइनस y2 का मॉड इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। ठीक है, अब मॉड जो है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो जब दो टर्म्स आपस में ऐड हों और ऐड होने के बाद आंसर 0 के बराबर आए तो दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होती हैं, तो तभी आंसर 0 के बराबर आ सकता है ना। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हों, यानी एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव, तो ये तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, इनमें तो नेगेटिव है ही नहीं, लेकिन जब दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर 0 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो तभी मुमकिन है कि अगर ये भी 0 के बराबर हो, ये भी 0 के बराबर हो, दोनों 0 के बराबर होंगी तो भी तो आंसर 0 के बराबर आ सकता है। तो दैट इज ओनली पॉसिबल, दैट इज ओनली पॉसिबल, ओनली पॉसिबल, ये तो तभी मुमकिन है इफ x1 माइनस x2 का मॉड ये भी 0 के बराबर हो और y1 माइनस y2 का मॉड ये भी 0 के बराबर हो। ठीक है, तो फिर 0 जमा 0 आंसर 0 के बराबर आ सकता है। अगर किसी मॉड कोई मॉड 0 के बराबर हो, ये देखिए बाय डेफिनेशन इफ x मॉड इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होता है कि x भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, इसमें इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन भी, तो अगर x 0 के बराबर होगा तो x मॉड भी 0 के बराबर होगा। तो अगर ये 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर x1 माइनस x2 ये भी 0 के बराबर होगा और y1 माइनस y2 ये भी 0 के बराबर होगा। y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर है तो फिर x1 किसके बराबर आएगा? दिस इंप्लाइज दैट x1 तो x2 के बराबर आ गया एंड यहां से y1 किसके बराबर निकलाया? y2 के बराबर निकलाया। अब x1 y1 किसके बराबर आएगा? x1 y1। अब x1 की वैल्यू जो है ये किसके बराबर है? x2 के बराबर है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? x2 लिख सकता हूं। ठीक 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 ठीक। और इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं? y2 लिख सकता हूं। अरे वाह, ये किसके बराबर आ गया? P1 के बराबर आ गया और ये P2 के बराबर आ गया। हमने तो सपोज किया था कि D P1 P2 0 के बराबर है और साबित कर दिया कि P1 P2 के बराबर है, राइट। अब इसका कन्वर्स क्या होगा? अब मैं सपोज करूंगा कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर D P1 P2 विल बी इक्वल टू 0। तो उसकी तरीकाकार जो मैंने आपको बताया था वो ये होता है कि आप इसका कन्वर्स करना शुरू कर दें, उल्टा चलना शुरू कर दें। कन्वर्सली का मतलब कि पहले ये वाला पॉइंट, सपोज अब हमने फर्ज कर लिया कि P1 बराबर है P2 के, तो इससे मतलब क्या है कि P1 P2 का मतलब कि x1 y1 बराबर होगा x2 y2 के। यहां से फिर रिजल्ट निकला कि x1 x2 के बराबर होगा, y1 y2 के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या है? इसको उठा कर इधर ले आए। x1 माइनस x2 0 के बराबर होगा एंड y1 माइनस y2 0 के बराबर होगा। अगर ये 0 के बराबर है तो x1 माइनस x2 का मॉड ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, इधर इफ एंड ओनली इफ कंडीशन लिख लें आप। उसके बाद एंड y1 माइनस y2 का मॉड इज इक्वल टू 0। अब ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो जब दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर 0 ही आएगा ना। दिस इंप्लाइज दैट x1 माइनस x2 में ऐड कर दिया y1 माइनस y2, तो ये भी तो एक्चुअली 0 है, तो 0 जमा 0 जवाब 0 के बराबर ही आएगा। लेकिन x1 माइनस x2 का मॉड प्लस y1 माइनस y2 का मॉड ये किसके बराबर है? ये तो d p1 p2 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि d p1 p2 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। तो हैंस पहले आपने सपोज किया कि ये 0 के बराबर है d p1 p2, तो साबित कर दिया p1 p2 बराबर है। फिर आपने कहा p1 p2 अगर बराबर हैं तो d p1 p2 0 के बराबर होगा। तो हैंस रिजल्ट फिर क्या निकला? d p1 p2 is equal to 0 if and only if p1 is equal to p2।
तो जेंटलमैन यहां तक हमने जो है इसकी दो कंडीशंस जो हैं ये मिड ट्री की साबित कर दी हैं, मजीद दो इसकी बाकी हैं। ठीक है, तो आइए अब उनको डिस्कस करते हैं। एक सिमेट्रिक की है और दूसरी ट्रायंगल इनइक्वालिटी की। तीसरी कंडीशन सिमेट्रिक साबित करते हैं कि डी इज अ सिमेट्रिक, जिसके अंदर मैं साबित करूंगा कि डी P1 और P2 बराबर होगा डी P2 P1 के बराबर होगा। इसके लिए मैं चूज करता हूं लेफ्ट हैंड साइड और मैं प्रूफ कर दूंगा कि राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डी P1 P2 एंड बाय definition given in the statement of this question you can write it as x1 minus x2 mod plus y1 minus y2 mod. right यहां से माइनस कॉमन लें, take minus common from here which does not have any kind of effect in our equation, and you must never forget that minus x mod is always equal to x mod. By using this property of real number, I can write it as x2 minus x1 plus y2 minus y1. Now you can see that x2 and y2 are before the x1, x2. So therefore, according to the given condition, it can be written as dp2 p1. right? अब देखें यहां पे अगर P1 पहले था तो x1 माइनस x2 आ रहा था, तो अब चूंकि x2 पहले आ रहा है, y2 पहले आ रहा है, तो ये dp2 P1 के बराबर होगा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही आपने प्रूफ करना था। तो आइए अब हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के अंदर मैं साबित करूंगा कि dp1 p3 is less than or equal to dp1 p2 plus dp2 p3. right तो ऐसा करते हैं कि मैं कंसीडर कर लेता हूं dp1 p3 को। कंसीडर dp1 p3 which is equal to किसके बराबर होगा, x1 minus x3 mod plus y1 minus y3 mod। अब प्यारे बच्चों देखें, ये P1 का मतलब है x1 y1 और P3 का मतलब x3 y3। अब P2 का मतलब क्या होगा, x2 y2। अब इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड लाने के लिए मुझे x2 और y2 की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए अपन क्या करेगा, अपन इसके अंदर x2 और x2 को ऐड भी करेगा और सब्ट्रैक्ट भी करेगा, और यहां पे y2 को ऐड भी करूंगा और सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। dp1 p3 इज इक्वल टू x1, ये देखो मैंने x2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड भी कर दिया, कोई यहां पे फर्क पड़ेगा, दैट मेक्स नो डिफरेंस। राइट एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू y1, इसके अंदर मैंने y2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड भी कर दिया, फर्क ही कोई नहीं पड़ा। ठीक 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 y1 y2 y2 y3। राइट, अब ये देखें, जब इनमें मॉड को अलग-अलग करूंगा तो मुझे यहां पे लेस देन और इक्वल की निशानी लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप जो लोग जानते हैं कि a प्लस बी का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू a का मॉड प्लस b का मॉड। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए जब मैं मॉड्स को अलग-अलग करूंगा तो मुझे लेस देन और इक्वल की निशानी लगाना पड़ेगी। ये मेरा ख्याल आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रेस कर देता हूं। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू dp1 p3 इज लेस देन और इक्वल टू x1 माइनस x2 के ऊपर मॉड लगा दिया प्लस x2 माइनस x3 के ऊपर मॉड लगा दिया प्लस y1 माइनस y2 प्लस y2 माइनस y3। ठीक 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 दिस इज फर्दर इक्वल टू, थोड़ा सा लंबा स्टेप है, यहां से लिखना शुरू करूंगा मैं, dp1 p3 इज लेस देन और इक्वल टू, अब थोड़ा सा कंबाइन करके क्वेश्चन लिखते हैं जी। ये देखें, x1 माइनस x2 को मैंने इकट्ठा कर लिया,
x1 माइनस x2 का मॉड प्लस y1 माइनस y2 का मॉड, ऊपर ब्रैकेट लगा दी, प्लस फिर मैंने 2 और 3 वालों को इकट्ठा कर लिया, x2 माइनस x3 का मॉड प्लस y2 माइनस y3 का मॉड, ब्रैकेट क्लोज। अब x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 ये किसके बराबर होता है? ये तो dp1 p2 के बराबर होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट dp1 p3 इज लेस देन और इक्वल टू dp1 p2 प्लस dp2 p3। यही तो हमने साबित करना था, ठीक है। तो हैंस d फिर क्या हुआ? हैंस dp1 p2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 मॉड प्लस y1 minus y2 mod is a metric on R square, right? Right. Example number 13. Let x be the set of all real continuous function. हमारे पास एक सेट x है जिसके अंदर सारे जो कंटिन्यूस फंक्शन हैं और रियल हैं, रियल कंटिन्यूस फंक्शन वो इसके अंदर मौजूद हैं, और डिफाइन कहाँ पे होते हैं? इस इंटरवल के अंदर 0 से लेके 1 तक। और अगर डी एफ जी बराबर हो, ये दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स का मॉड डी एक्स, और आप उसको इंटीग्रेट कर दें 0 से लेके 1 तक, तो आपने साबित करना है कि ये मीट्रिक है ऑन एक्स फॉर ऑल एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू द सेट एक्स। तो अब हम साबित करेंगे कि ये जो है ये D की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है, यानी डी एफ जी गिवन इन द स्टेटमेंट किसके बराबर है? 0 to 1 एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हमने साबित क्या करना है? प्रूफ हम करेंगे पहली कंडीशन कि डी एफ जी इज नॉन नेगेटिव। हम साबित ये करना चाहते हैं कि डी एफ जी इज नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये देखें, चूंकि एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये देखें एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स और उसका मॉड है, एंड मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये नॉन नेगेटिव होगा। उसके बाद अब ये देखें, यहां पे ये लोअर लिमिट इसकी छोटी है और अपर लिमिट इसकी बड़ी है। बस ये देखें, अगर यहां पे हो 0 to 1 एक्स डी एक्स, इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं तो आंसर आता है जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट आ गई 0 से 1 तक। अपर लिमिट पुट करूंगा तो जवाब आएगा 1/2, लोअर लिमिट पुट करूंगा तो जवाब 0 के बराबर आ गया, तो ये पॉजिटिव आ गया। यानी अगर अपर लिमिट बड़ी होगी और लोअर लिमिट छोटी होगी तो इंटेग्रल का जवाब हमेशा पॉजिटिव आता है। और अगर ये रिवर्स हो जाए, ये 0 और 1, तो अब इसको जरा इंटीग्रेट करें एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से 0। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2, तो इस सूरत में जवाब क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तो जब यहां पे लोअर लिमिट होगी और ऊपर अपर लिमिट होगी तो ये अंडरस्टूड है कि इसका इंटीग्रल क्या आएगा? नॉन नेगेटिव आएगा। दिस इंप्लाइज दैट कि फिर डी एफ कॉमा जी जो कि 0 से लेकर 1 तक है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव होगा। उसकी वजह क्या है? बिकॉज अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल is greater than the lower limit। तो पहली कंडीशन तो फिर सेटिस्फाइड होगी, देयरफॉर डी एफ जी जो है ये क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अच्छा, यहां पे एक बात मैं और आपको बताता चलूं, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आ जाता है, मसलन ये आ जाता जी
1 नीचे आ जाता, 0 ऊपर चला जाता, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो फिर आया इसने मीट्रिक होना था या नहीं, तो इसकी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं करनी थी, क्योंकि इसका जवाब क्या आ जाना था, नेगेटिव आ जाना था, और पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं होनी थी, तो इसलिए हमने कहना था कि दिस इज नॉट ए मीट्रिक ऑन एक्स, राइट। तो इस पॉइंट को जरा गौर से देखिएगा कि जब इंटेग्रल आ जाए तो ऊपर वाली लिमिट जो है वो बड़ी होनी चाहिए और नीचे वाली लिमिट जो है ये छोटी होनी चाहिए। आइए अब हम इसकी दूसरी कंडीशन जो है उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि डी पी वन पी टू नहीं है, सॉरी, दूसरी कंडीशन में आएगा डी एफ जी इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एफ अगर जी के बराबर होगा। तो अगर एफ जी के बराबर होगा, अगर डी एफ जी 0 के बराबर होगा तो हम साबित कर देंगे कि एफ जी के बराबर है। इसका उलट क्या होगा कि अगर एफ और जी ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं तो फिर डी एफ जी भी 0 के बराबर होगा। फर्स्ट वी सपोज पहले हम फर्ज कर लेते हैं कि डी एफ जी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंटेग्रल है 0 से लेकर 1 तक एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के कन्वर्स हैं, तो डेरिवेटिव ले लें दोनों तरफ, तो फिर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ये भी किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू 0 के बराबर आएगा, राइट। अगर ये 0 के बराबर है तो फिर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स 0 के बराबर आएगा। अगर ये 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, जी ऑफ एक्स के बराबर आ गया, यानी एफ इज इक्वल टू जी। अब इसका कन्वर्स करेंगे हम, कन्वर्सली उल्टा चलना शुरू कर देंगे हम, कन्वर्सली के लिए उल्टा चलेंगे। पहले हम सपोज करेंगे कि एफ जी के बराबर है, यानी इसका मतलब कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स बराबर हैं आपस में, दोनों की चूंकि बराबर हैं तो दोनों की सब्ट्रैक्शन 0 के बराबर होगी, इनका मॉड भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। उसके बाद इसको हम कर देते हैं इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से लेकर 1 तक, इंटीग्रेट बिटवीन 0 और 1 के दरमियान इसको इंटीग्रेट कर दें, तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का मॉड इज इक्वल टू 0, और ये किसके बराबर आ गया, फिर ये तो आ गया डी एफ जी। तो यही तो आपने साबित करना था, हेंस डी एफ जी इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एफ इज इक्वल टू जी। पहले हमने सपोज किया कि डी एफ जी 0 के बराबर है, साबित कर दिया एफ और जी आपस में बराबर हैं। फिर हमने सपोज किया कि एफ और जी बराबर हैं, साबित कर दिया कि डी एफ जी इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। हमने 2 कंडीशन साबित कर दी हैं और इसकी 2 कंडीशंस बाकी हैं, तो आइए इसकी बाकी 2 कंडीशंस प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तीसरी कंडीशन है सिमेट्रिक की, जिसके अंदर हम साबित करेंगे कि डी एफ जी और डी जी एफ दोनों आपस में बराबर हैं, बराबर। तो हम इसका लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और साबित कर देंगे कि ये राइट हैंड साइड के बराबर आता है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डी एफ जी की वैल्यू पुट करें, ये तो बराबर होता है 0 से लेकर 1 तक इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का मॉड इनटू डी एक्स। अगर यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो दैट्स मेक्स नो डिफरेंस, डी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, बट माइनस एक्स का मॉड प्लस एक्स मॉड के बराबर होता है, तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा जी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब चूंकि जी एक्स पहले आ चुका है, एफ बाद में, तो ये किसके बराबर होगा, डी जी एफ के बराबर होगा, विच इज राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर डी एफ जी आपने साबित कर दिया कि डी जी एफ के बराबर है। फोर्थ कंडीशन है ट्रायंगल इनक्वालिटी की, इसके अंदर मैं ये प्रूफ करने वाला हूं कि डी एफ एच
इज लेस देन और इक्वल टू डी एफ जी प्लस डी जी एच। ये वाला रिजल्ट जो है ये मैं प्रूफ करूंगा। अब देखें ज़रा यहाँ पे डी एफ एच किसके बराबर है? व्हाट इज डी एफ एच? डी एफ एच बराबर होगा, ओहो ओहो यहाँ पे एच आएगा, 0 से लेकर 1 तक एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स डी एक्स। अब आंसर के अंदर मुझे एफ जी और एच चाहिए, तो ये एफ एक्स है, तो जी को मैं ऐड भी करता हूं और सब्ट्रैक्ट भी करता हूं। दिस इज फर्दर इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब जब मैं, ये होल का मॉड है, सॉरी यहाँ पे मॉड आएगा और इंटेग्रल 0 से लेकर 1 तक। अब जब मैं इसके ऊपर अलहदा मॉड लगाऊंगा, इसके ऊपर अलहदा मॉड लगाऊंगा, तो मुझे लेस देन और इक्वल की निशानी लगानी पड़ेगी। तो डी एफ एच इज लेस देन और इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेकर 1 तक जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स डी एक्स, and this is further equal to dfh dfg प्लस डी, ये fg है, ये gh है, तो gh आ गया जी। तो ट्राइंगल इनक्वालिटी, यही रिजल्ट हमने साबित करना था। तो बस साबित हुआ कि हैंस dfg, जिसको कि डिफाइन किया गया था 0 से लेकर 1 तक एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का मॉड डी एक्स, क्या होगा? इज अ मीट्रिक ऑन एक्स। राइट राइट। एग्जाम्पल नंबर 14, लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल रियल कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी। अच्छा, इससे जो पिछला क्वेश्चन किया है वहां पे ए बी की जगह पे क्या था? 0 1। ठीक है, शो दैट डी एफ जी, अब यहां पे इंटरवल ए से बी है ना, तो ए से बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स साबित करना है मीट्रिक ऑन एक्स, वेयर एफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स का तल्लक किससे है? सेट एक्स के साथ है। तो सिर्फ वही सारी स्टेटमेंट है, सिर्फ 0 और 1 की बजाय ए और बी है। और रिमेंबर कि ए जो है ये छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, तो ये नीचे लोअर लिमिट होगी, ऊपर अपर लिमिट होगी, तो इसका जवाब भी जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो नॉन नेगेटिव ही आएगा। तो बिल्कुल इसका प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन जैसे कि मैंने ये वाली एग्जांपल की है। आपने ए की जगह पे 0 की जगह पे ए और बी की जगह पे 1 लिख के तो बस एज इट इज़ ही जो है ना ये इसको ट्रेस कर देना है, तो ये आपका सोल्यूशन निकल आएगा। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा।